में रखा जाए। ये क्या हुआ? अरे सारा बात ठीक है, तो प्रोफाइल ही बदल दिया पूरा इसका। हाँ जी। हाँ बच्चा पार्टी बताइए। नहीं किए सवाल? आधे किए? आधे भी रिलेटिव ना। एक ईएलपी के आधे किए, दो ईएलपी के आधे किए, कंसेप्ट बिल्डर के आधे किए। वेरी सैड। हाँ बताओ क्या डिस्कस करना है, पहले ईएलपी या मॉड्यूल? पहले ईएलपी लाओ फटाफट जल्दी। बेटा करने दोनों डिस्कस करने, जो पहले करना है वो जल्दी कर लो। अभी अपने पास है 15 से 20 मिनट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद पढ़ना चालू करेंगे। जल्दी दो फटाफट। यार ये कल कल करते हुए इतना टाइम हो गया। चलो ठीक ठीक, पगल पक्का ना। हाँ जी मैम, जैसा आप कहेंगे पक्का। ठीक है। हाँ हम कहाँ थे ये बताओ पहले। पोटेंशियल एनर्जी ना। सिस्टम की बात कर ली थी कि एन पेयर की एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, ट्राइंगल की लिखी थी और उसका एक सवाल भी किया था हमने, वही था ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम बात अच्छा मैंने वो एम जी एच अपन 1+h/r डिराइव कर लिया था। उस पर सवाल आते हैं, ध्यान से समझिए उसको। अब हम बात करते हैं पहले एस्केप वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? एस्केप वेलोसिटी होती क्या? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू क्रॉस द ग्रेविटेशनल पूल। कोई भी, जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोला जाता है? ग्रेविटी। तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं कि वो वापस लौट के ना आए? तो एक सिंपल सी बात ये है, आप मुझे बताइए फील्ड क्या होता है? कि फील्ड जो है वो किसी भी मास के आसपास का वो स्पेस है जहां कोई दूसरा मास रखा जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करे। अब आप मुझे बताइए किसी मास के सराउंडिंग में दूसरा मास कहां तक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अप टू द इंफिनिटी। इंफिनिटी तक ही होता है। gm/r² इज द फील्ड इंटेंसिटी ना। अब बता ए की वैल्यू जीरो कब मिलेगी? जीएम तो जीरो होगा नहीं। कब होगा, कब मिलेगी बता? जब आर इन्फिनिटी पुट करेंगे। मैंने उस दिन कहा था ना, इन्फिनिटी इज द रिलेटिव टर्म। 1 मीटर भी इन्फिनिटी हो सकता है। अरे यार समझाया था ना फिर। हाँ तो समझो ध्यान से। आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, हम अर्थ के लिए ही बात करते हैं। सारा ही नाटक खत्म हो गया यार इनका। गजब, अच्छे खासे को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब सही आया बताइए, अब तमीज से आया वहां। पहले ये बदतमीजी थी पता है। हाँ कोई तो है जो, हाँ सुनो ध्यान से। आर एम है ना। बहुत सिंपल से इसके बाद वाला जितना भी कंटेंट है बहुत आसान सवाल आता है, दो चार फॉर्मूले आएंगे, उनको प्रैक्टिस में लेना है, उन पर सवाल करने हैं। अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर मैंने एक एम मास रखा। अब इसको यहां से स्केप करवाना चाहता हूं, मतलब मैं इन्फिनिटी भेजना चाहता हूं, राइट। ये इन्फिनिटी है। हमें पता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड अप टू द इन्फिनिटी एक्सटेंड करेगा। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि साहब यहां अगर इसको मैं एस्केप करवाना चाहता हूं तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो लौट के वापस ना आए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम एस्केप वेलोसिटी को अभी डिराइव करेंगे तो उसका जो रिलेशन आएगा वो √2gm/r आता है, ज्यादातर बच्चों को पता होता है। अब मुझे बताइए, अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो जब आपका ऑब्जेक्ट यहां था तो बताइए इसकी इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी कितनी? -gmm/r। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ½ m v escape स्क्वायर ना। आप जब इन्फिनिटी पे भेजना चाहते हो पोटेंशियल क्या हो गई? और मिनिमम वेलोसिटी देना चाहता हूं ताकि जस्ट वहां पहुंच जाए, तो वहां पहुंच के रुक भी क्या तो चलेगा ना। तो मिनिमम के लिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? जीरो। इस आर्ग्यूमेंट को उधर लेके जाओ, क्या बनेगा? ½ m v e² बिकम्स इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्मॉल एम को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, दो को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, v की वैल्यू मिल गई √of 2g कैपिटल एम अपॉन आर। दिस इज द वन ऑफ द फॉर्मूला। लेकिन
हमें पता है सरफेस पे जी की वैल्यू अगर जी है तो जी आर स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू जी एम होता है, तो जीएम को हम रिप्लेस कर देंगे, और जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो वी एस्केप बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी कैपिटल एम अपॉन आर, और इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2 जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर गेट कैंसल आउट, द रिजल्ट बिकम्स रूट ऑफ 2 जी आर, राइट। क्या रूट जी आर की वैल्यू हमें पता है कितनी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, आई बात समझ में। तो दी वी एस्केप becomes equals to root 2 GR is what, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वन मोर थिंग, यहां जब मैं आता हूं तो इसकी हम ड्रेस बदल दें, कई बार वो कंपेरेटिव स्टडी वाले सवाल पूछेगा आपसे कि साहब एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ के मास का 2 गुना है लेकिन रेडियस आधी है, तो जब वो मास और रेडियस की बात कर रहा है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। किसकी बात करेंगे, इस फॉर्मूले की। मास को डबल करोगे और रेडियस को आधा करोगे तो 1/2 पर जाएगा, तो 4 का रूट, नहीं समझ में आई बात, तो क्या इसके वेलोसिटी उस पर दोगुनी होगी, नहीं समझ में आई बात। तो अगर मास और रेडियस का कंपैरिजन दे हो और कंपैरेटिव स्टडी करके आपसे सवाल पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। वो सीधी सीधी बात करें, कोई ऐसा प्लेनेट है जिसकी सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारी अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में 1/4 है, कितनी है, 1/4, लेकिन उसकी जो रेडियस है वो 4 गुनी है, तो फिर आप ये कंपैरिजन करोगे तो ये जी मतलब g/4 और रेडियस 4 गुनी, 4 कैंसिल हो गया, एस्केप वेलोसिटी रिमेन्स, नहीं समझ में आई बात। एक और चीज, तीसरा कंपैरिजन करता है डेंसिटी का, तो वो क्या करेगा कि हमें मास को डेंसिटी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको यहां कैलकुलेशन करूं तो वी एस्केप बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g/r, मास बिकम्स इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ना, एक आर कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा, क्या आर को बाहर ले लूं, स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना, आर अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताएं, 8 हो गया, 8g/ρ/3। अब सुनिएगा ध्यान से, ये पूरा आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट है, 8/3 इज द कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, नहीं समझ में आया। तो क्या वी एस्केप जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड रूट रो है। तो अगर वो डेंसिटी कंपैरिजन में बात कर ले कि साहब ऐसा प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी अर्थ की 4 गुनी है और रेडियस 2 गुनी है, तो अर्थ की 4 गुनी डेंसिटी का मतलब 4 का रूट 2 आ जाएगा, इसको डबल करेगा तो इसके वेलोसिटी 4 गुनी हो जाएगी, नहीं समझ में आया। तो 3 तरह के कंपैरेटिव सवाल पूछे जाएंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में बात करेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मास और रेडियस की टर्म में बात करेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। डेंसिटी और रेडियस के कंपैरिजन में बात करेगा, ये वाला फॉर्मूला इस रिलेशन से निकालो। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जरा मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला आपने डेराइव किया है इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं, कि साहब देखिए, प्लेनेट की रेडियस, क्योंकि सरफेस से फेंक रहा हूं, अगर मैं यहां से फेंकता आर डिस्टेंस से, यहां से, तो क्या यहां से इसके वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2g/m/r आती, आती ना। और यहां पर जहां का g वहीं का r लिया जाता है तो क्या ये रूट ऑफ 2g/r बनता, अरे बोलो ना यार, अरे इस कैलकुलेशन में बस ये r ही तो बदलता, कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो अगर आर ही बदलेगा तो जरा मुझे बताइए, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू यहां से फेंकने पर अगर मैं बात करूंगा तो ये आर ही बदला है। अब मुझे बताइए एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, साहब सिंपल, ये जो 2g है ना वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 2 इज द कांस्टेंट एंड कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, कहानी क्लियर। अब बचा क्या कि साहब मास ऑफ द प्लेनेट, जिसकी सरफेस या जिसके सराउंडिंग से आप एस्केप वेलोसिटी डिराइव करना चाहते हैं, और दूसरी चीज क्या, वो डिस्टेंस सेंटर से जहां से फेंकना चाहते हो, सरफेस से फेंकना चाहते हो तो कैपिटल आर आ जाएगा, कहीं और से फेंकना चाहते हो तो स्मॉल आर आ जाएगा। क्या स्मॉल आर की वैल्यू आर प्लस एच होगी, तो जैसे जैसे ज्यादा हाइट पे जाऊंगा वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी ना, नहीं समझ में आई बात। तो एक सिंपल सी बात है कि साहब किसी भी प्लेनेट के सराउंडिंग में एस्केप वेलोसिटी 2 बातों पर डिपेंड करेगी, एक तो उस प्लेनेट के मास पर और दूसरा कहां से फेंक रहे हो उसकी पोजीशन पर, हाइट बोलते हैं, सेंटर से डिस्टेंस बोलते हैं, क्या उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रही है जिसको फेंक रहे हैं। तो आप इस पेन को फेंको या बिल्डिंग को उठा के फेंको, इसके वेलोसिटी सेम है,
नहीं समझ में आई बात? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही। दूसरी एक और बात बताइए आप मेरे को, अगर मैं इधर फेंकने के बजाय इधर फेंकता तो भी तो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन यही बनती। बोलो ना यार, किसी एंगल में फेंकता तो भी, मतलब कहीं भी एस्केप वेलोसिटी उस एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही है जिस एंगल पे आप उसको फेंक रहे हो। अरे यार, समझ में आ गई बात? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड। कहानी क्लियर? बस इतनी सी बात है, हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें हवा का रेजिस्टेंस नहीं ले रहे। अगर हवा का रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे तो इससे थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा तब जाएगा। नहीं समझ में आया? हवा का रेजिस्टेंस लोगे तो एनर्जी लॉस करेगा ना, तो इससे ज्यादा वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा तब एस्केप कर पाएगा, अदरवाइज एस्केप नहीं करेगा। तो पहले तो डेफिनेशन लिखो, एस्केप वेलोसिटी लिखिए, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, it is the minimum velocity of projection, it is the minimum velocity of projection by which an object thrown from surface of the earth or any other point, thrown from surface of the earth or any other point, so that it reaches to the infinity, so that it reaches to the infinity, or it crosses the gravitational pull, reaches to the infinity, or it crosses the gravitational pull। तो किसी भी प्लेनेट के सराउंडिंग में, वो सरफेस वाला पॉइंट हो सकता है या कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है, वहां से दी गई वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो इंफिनिटी पे चला जाए या इस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पूल के बाहर निकल जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एस्केप वेलोसिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से ये कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और कुछ सवाल करेंगे। समझना ही नहीं तेरे को, अभी तो ये कॉपी कर। जल्दी से छाप लो। हो गया? रूट ऑफ 2 GM/r या अंडर रूट ऑफ 2 स्मॉल g r, है ना? और ये बात क्लियर होनी चाहिए। डेंसिटी की टर्म में क्या आता है ये भी दिमाग में रखिएगा। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आर बाहर आ जाएगा या आर को अंदर रखो तो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। ये क्लियर है ना? ठीक है।
तो ये डेंसिटी की फॉर्म में डिपेंडेंस हो गई, मास के फॉर्म में डिपेंडेंस हो गई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के फॉर्म में डिपेंडेंस हो गया। चलिए आगे लिखिए, एस्केप वेलोसिटी इन द सराउंडिंग ऑफ एनी प्लेनेट, escape velocity in the surrounding of any planet does not depends on mass of the object which is thrown, mass of the object which is thrown, and angle of projection, and angle of projection, and angle of projection। आगे लिखो, it is only depends on mass of the planet, it is only depends on, it is only depends on mass of the planet and position from which it is thrown, mass of the planet and position from which it is thrown। कहानी क्लियर? यही बेसिक फॉर्मूला ये है। अब इसके कितने रूप आप ला सकते हो वो अलग कहानी, पर ये मास और आर मतलब पोजीशन है। यहां जब सरफेस था तो आर कैपिटल आर था, कहीं और जगह पे होगा तो स्मॉल आर आ जाएगा। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर होगी। अब ये चीज दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा, ये सवाल 2-3 बार आ चुका है कि अगर मान लीजिए मैं अर्थ के सराउंडिंग में हवा का रेजिस्टेंस फोर्स लूंगा तो भी क्या इसके वेलोसिटी इतनी होगी? फिर तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी तो रेजिस्टेंस फोर्स को ओवरकम करने में जाएगी, तो मुझे इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कॉमन सेंस वाली बात है। आई होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे को, मैंने इसके एस्केप वेलोसिटी की बात कर ली। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई देखिए, ये बहुत ज्यादा फेमस सवाल है और बहुत आसान सवाल है। हमारे पास दो प्लेनेट हैं और दोनों का मास m1 m2 है। इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा प्लेनेट m1 मास का है, ये हमारा प्लेनेट m2 मास का है, और इनके बीच का डिस्टेंस r है। अब इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि साहब ये वाला जो डिस्टेंस है r है, समटाइम्स इट इज गिवन 2r, कभी 2r देगा कभी r देगा, वो आपकी चॉइस है, आप क्या लेते हो, सवाल क्या दिया उसके अकॉर्डिंग सोल्व करोगे। हम r लेके कर रहे हैं। यहां एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट है, और अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूंगा तो किसी भी एक मास से डिस्टेंस कितनी होगी? बोलो ना यार, r/2 ना। ये डिस्टेंस भी क्या होगा? r/2, क्योंकि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r था, ये मिड पॉइंट, तो ये भी r/2, ये भी r/2। यहां रखा हुआ एक स्मॉल है मास, और मैं चाहता हूं कि ये एस्केप कर जाए, तो इसके लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे आंसर निकालना है। अभी हम बात कर लेंगे, पहले आप सवाल वापस से समझिए, उसके बाद सवाल लिखेंगे, फिर आप कॉपी कीजिएगा। हर जगह एस्केप वेलोसिटी डिराइव करने का एक ही कंसेप्ट है, जहां से फेंक रहे हो वहां की टोटल एनर्जी लिखिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। नहीं समझ में आई बात? जहां से फेंक रहे हैं वहां टोटल एनर्जी लिखी जाएगी, टोटल का मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक का सम, उसको किसके बराबर कर देना है? क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी की जब मैं बात करूंगा तो इन्फिनिटी पे रोकना है। नहीं समझ में आई बात? और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या होती है? 0। तो जब मैं इसको एस्केप करवाना चाहूंगा यहां से और इसको इन्फिनिटी पे भेजना चाहूंगा तो यहां पोटेंशियल क्या होगी? 0। काइनेटिक भी क्या होगी? 0। जरा मुझे बताइए, यहां पर इसकी पोटेंशियल इसकी वजह से कितनी बनेगी? -g m1 m अपॉन r/2, ये बनेगी ना। उसकी वजह से कितनी बनेगी? -2g m2 m अपॉन r ना, बेसिकली r/2 लिख दिया मैंने। बोलो भाई, काइनेटिक कितनी बनेगी? हाफ m v एस्केप का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 + 0 ना। ये दोनों टर्म उधर जाके प्लस हो जाएंगी। क्या लिखूं? हाफ m v एस्केप स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू, इसको ऐड कर दे तो क्या कॉमन आ जाएगा, जरा बताइए मुझे? 2 कैपिटल G स्मॉल m अपॉन r, अंदर क्या बचा?
m1 प्लस, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई करके 4 बना देगा। तो बताइए v एस्केप की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ g, बताइए m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय r। चाहो तो आप इसको बाहर ले लो। अगर वो ये सेपरेशन r के बजाय 2r दे दे तो यहां 2 का फैक्टर नहीं आएगा, फिर इसका डिस्टेंस भी r, उसका डिस्टेंस भी r, तो एक 2 गायब हो जाएगा। तो यहां 2 4 के बजाय क्या आएगा 2। नहीं समझ में आया, सवाल लिखिए। लिखिए अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, a particle of mass small m projected from, a particle of mass small m projected from midpoint of two planets of masses m1 m2, two planets of masses m1 m2 separated by distance r, two planets of masses m1 m2 separated by distance r. What will be velocity of projection so that it goes to the infinity? What will be velocity of projection so that it goes to the infinity? जल्दी से बना लीजिएगा। हाँ जी, ये कहानी क्लियर। अब एक कंसेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पे सवाल भी हम लोग करेंगे, वो भी अपना आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, बढ़ जाए आगे। ये कहानी क्लियर ना? जहां कहीं भी एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हमारा कंसेप्ट एक ही होगा, क्या? जहां से फेंक रहे हो वहां पे टोटल एनर्जीज लिखनी है और उसको इक्वल टू 0 कर देनी है। अब जरा मुझे एक बात बताइए आप, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सरफेस से मैं किसी पार्टिकल को इधर फेंकता हूं v नॉट स्पीड से। दिस v नॉट इज k टाइम्स ऑफ v एस्केप वेयर k इज ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब हुआ? एस्केप से ज्यादा। भाई k की वैल्यू 1 होती तो एस्केप से फेंक रहा था, और जब एस्केप से फेंकूंगा तो इन्फिनिटी पे जाकर रुक जाएगा ना। पर अगर एस्केप से ज्यादा वेलोसिटी से फेंकूंगा तो जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी बचेगी ना। उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड। क्या बोलते हैं? समझ में आई बात? जो स्पेस होता है जिसको अपन इन्फिनिटी बोलते हैं, वहां का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। उस स्पेस में जो स्पीड बचेगी उसको बोलेंगे इंटरस्टेलर स्पीड। कहानी क्लियर? अब समझिए, फिर हम सवाल बाद में लिखेंगे कि साहब यहां से जब मैं इसको फेंकूंगा तो मैं चाहता हूं कि जब ये इन्फिनिटी पे पहुंचे, इन्फिनिटी पे पहुंचे तो यहां इन्फिनिटी पे इसकी स्पीड अगर मान लीजिए v हो जाती है तो मुझे v की वैल्यू बतानी है। कंसेप्ट वापस वही लेंगे। इससे पहले वाले सभी केसेस के अंदर इनफाइनाइट पर पहुंचने पर वहां पर स्पीड क्या थी? 0।
और इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, इसलिए अपन ने जीरो के बराबर कर दिया था। पर इसके पास तो स्पीड बची ना, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। सब देखिए यहां जब ये है, तो यहां जब था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ना। बोलो भाई, काइनेटिक कितनी, बोले हाफ एम के स्क्वायर वी एस्केप स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे ना, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो। नहीं समझ में आया? अब समझिएगा ध्यान से। हम एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, ताकि m बाई 2 रवाना कर सकूं। अरे बेटा m बाई 2, m बाई 2, m बाई 2। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर? अब जरा गौर से देखिए, यहां जो लिखा हुआ है वो क्या है, वी एस्केप का स्क्वायर। अरे यार, वी एस्केप का स्क्वायर जो होगा वो जी एम बाय 2 GM/R होगा ना, होगा नहीं होगा? तो क्या ये 2 GM/R वी एस्केप का स्क्वायर है ना? तो अच्छा एक बात बताइए, क्या ये के स्क्वायर वी एस्केप स्क्वायर है, ये माइनस वी एस्केप स्क्वायर है? तो इसको पहले उसके बाद में लिख दूं, तो लिखा के स्क्वायर वी एस्केप स्क्वायर माइनस वी एस्केप स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? ये यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लगाऊंगा, अब वी एस्केप स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, और वी स्क्वायर रूट से बाहर आके, तो v की वैल्यू क्या मिल गई कि साहब वी एस्केप अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1। नहीं समझ में आया? अब इसका फायदा क्या है कि वो आपको देगा कि मैंने एस्केप वेलोसिटी की दो गुनी वेलोसिटी से फेंका, तो बता इन्फिनिटी में वेलोसिटी कितनी, तो के की वैल्यू 2 रख देना। नहीं समझ में आया? एस्केप वेलोसिटी के बराबर से फेंका तो जीरो मिलेगा, के की वैल्यू 1 पुट करेगा ना बराबर से फेंका तो। नहीं समझ में आया? और अगर के की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो इन्फिनिटी पे जाएगा ही नहीं। अरे यार, नहीं समझ में आई बात? ये तो क्लियर है ना? सवाल लिखिए। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, अ पार्टिकल projected from surface of the earth, a particle projected from surface of the earth with speed k टाइम, मतलब ये लिखना k v, k ये वाला आर्ग्यूमेंट k v, और ब्रैकेट में लिख लीजिए k इज ग्रेटर देन 1, k v ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, k इज ग्रेटर देन 1। कहानी क्लियर? फाइंड आउट इट्स इंटरस्टेलर स्पीड, find out its interstellar speed, that means speed at infinity, speed at infinity। फटाफट सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए।
बढ़ जाए। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये जो सवाल जो हम कर रहे हैं, अब अगला वाला जो कंसेप्ट समझ रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रो में सवाल ज्यादा आते हैं। इलेक्ट्रो में सवाल बहुत सारे मिलेंगे आपको, यहाँ भी मिलेंगे, आपके ईएलपी में भी आपको एक दो सवाल मिल जाएंगे। एक सवाल बहुत ज्यादा अच्छा पूछा जाता है जो अ, मुझे नहीं लगता कि अभी वो इसमें आया है कभी मेडिकल एग्जाम्स के अंदर, पर हाँ सब लोग क्लास में करवाते हैं, सभी नोट्स में होते हैं, क्योंकि सवाल का कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूछा जा सकता है। हम उसकी भी बात करेंगे, आपको अपने मॉड्यूल में भी मिलेगा या ईएलपी में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यूट्रल पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां दो प्लेनेट्स की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती, ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी, या हम इसे बोल सकते हैं जहां इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो होगी। इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होगी? जीरो। अब अगर इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो है किसी पॉइंट पर, वहां कोई मास रख दोगे तो फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो न्यूट्रल पॉइंट पे कोई मास रखूंगा तो कोई क्या फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। और न्यूट्रल पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया और उस पर अगर फोर्स नहीं लगेगा तो क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा? डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम में होगा। आई बात समझ में? तो एवरी इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द न्यूट्रल पॉइंट। एवरी equilibrium point is the neutral point. But in this case, what is the neutral point? It is a point at which effective gravity because of two planets will be zero, और gravity of two planets is cancelled by each other. बात को समझना ध्यान से। मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि बेटा मेरे पास एक मास है, अभी हम यहाँ कुछ पॉइंट लिखेंगे फिर बात करेंगे। ये मास है और ये कोई बड़ा मास है, मैंने इनका साइज अलग अलग बनाया है। साइज अलग अलग बनाया, क्या अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट का मास सेम हो सकता है? डेंसिटी बदल दो यार, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका साइज बड़ा होगा ना। तो अभी फिलहाल मान लेता हूं दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम, ऐसा मान लेते हैं। मान लीजिए इसका मास जो है m1 है और इसका मास मान लीजिए m2 है, और m2 इज इक्वल टू m1 है। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार एक बात बताइए, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, जो सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर्स के ज्वाइन करने वाली लाइन का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए d है। क्या है? d। अगर दोनों का मास सेम है तो एक मिड पॉइंट होगा ना, जहां पर दोनों की ग्रेविटी इक्वल एंड अपोजिट होगी। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर, यही इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं एक दूसरे की इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कैंसिल आउट कर दे। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेनेट होता है? आप मुझे बताइए, जो पहला प्लेनेट है m1 मास का, मिड पॉइंट पर उसकी ग्रेविटी इसके सेंटर की तरफ होगी और उसकी ग्रेविटी उधर होगी। दोनों का अगर मास सेम है, दोनों का उस पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा? दे विल कैंसिल आउट और नॉट? कहानी क्लियर? ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आप मास बढ़ा लोगे तो ये बढ़ जाएगा। अरे यार, कहानी क्लियर? और अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये घटेगा। ये कहानी क्लियर है? जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि यार m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो आप कहेंगे साहब अब मिड पॉइंट पर उसकी फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अरे होगी ना यार, m2 की फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर मैं मिड पॉइंट से m2 की तरफ चलता हूं तो उसका मास भी बड़ा हो गया और डिस्टेंस घटेगी तो ये और बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? हेलो, नहीं समझ में आया ना? नहीं आया? झूठ मोड़ी आ गया? तो मतलब ऐसे ही हो क्या शुरू से जैसे तुम्हारी क्लास चल रही है? सच में? मतलब यार कोई बच्चा कुछ नहीं पूछता, चुपचाप सुकून से जो आप बता दो कि वही सही होगा। अरे विश्वास तो सही है, उस विश्वास के पीछे एक वर्ड शब्द और जुड़ जाता है, कभी विश्वासघात। नहीं एक यार, सिलेक्शन के लिए तुम जितना पढ़ते हो ना, इट्स मोर देन इनफ। अगर कोई बच्चा सिर्फ घर जाके होमवर्क करता है, मतलब कोई, मैं बता रहा हूँ मिनिमम जो स्टडी चाहिए होती है ना सिलेक्शन के लिए, 5 से 6 घंटे। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, 5 से 6 घंटा पढ़ता है वो सिलेक्शन हो जाता है। वो डिसिप्लिन होता है। तुम लोग ज्यादा पढ़ते होंगे,
हेलो। अब वो उनकी दुनिया है जिनके, मैंने आपसे ना सारी कहानी कहां से अराइज होती है, जो छोटी क्लासेस में उनके कंसेप्ट कितने क्लियर थे। अगर बहुत बढ़िया कंसेप्ट लेकर आप यहाँ आए, अभी मैं तो बता रहा हूँ ना, मुझे बहुत सारी चीजें रिकॉल क्यों हो पा रही है इन दिनों पे, क्योंकि मेरी बेटी 9th क्लास में आई, और वो उसको जब पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है यार 9th ढंग से पढ़ लो तो 11th के सिलेबस के 50% सवाल तो ये सोल्व हो जाएंगे। सब कुछ है उसके, मतलब प्रॉब्लम तो वहीं से पैदा हो रही है। वहां पे क्या होता है साहब, मैम ने बेटा ये नोट्स है, इसको याद कर लेना, यहीं से पूछ लेंगे, उसको रट के टॉप कर जाते थे, दिमाग कभी लगाया नहीं। अभी समस्या ये है कि आपको, हम नीट दे रहे हैं ना, 180 सवाल करने हैं आपको, टाइम बहुत कम है, स्पीड एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, तो जब तक हम खुद दिमाग नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, हम नहीं सीख सकते। आप मर्जी में डिजाइन वाले नोट्स बना लो, मल्टी कलर, ब्लू कलर का हेडिंग, ब्लैक कलर का बॉक्स, स्टार और लगा लो, पार्टिकल जब चैप्टर का नाम लिखो तो 6 डिजाइन से लिखो, 0 नंबर आएंगे। हाँ मतलब ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कि मैं लोगों की शक्लें देखूं कि वहां लिखा हुआ है कि मेरे बकवास कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। यू हैव टू आस्क, कुछ फर्क नहीं चलता, 2 या 3 ये बच्ची पूछती है ना, मुझे ऐसे बच्चे पसंद है, पूछो, गलत बोलो, दिमाग में कुछ आ रहा तो पूछ रहे हो ना। वो एक चाइनीज कहावत है कि पूछने वाला 5 मिनट के लिए बेवकूफ है, और नहीं पूछने वाला हमेशा के लिए। नहीं समझ में आई बात? मतलब अगर कोई चीज पूछ ली तो जब तक आपने पूछी और उसको समझा, तब तक ही वो कंसेप्ट आपको नहीं आएगा, पूछने के बाद तो आ जाएगा ना, नहीं पूछा होता तो कभी नहीं आता। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ये अगर बराबर मास के होते तो मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड 0 मिलती नहीं मिलती? मिलती ना। क्यों मिलती? कि साहब हर मास की इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बोल दूं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दूं, किसी भी मास की वजह से जो डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ होती है, तो इसकी फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, उसकी फील्ड इंटेंसिटी उधर होगी। ये जो मिड पॉइंट वाला डिस्टेंस है, हेलो, ये डिस्टेंस मैंने डी ले लिया ना, मान लो डी बराबर 2r है, डी बराबर क्या है, तो यहां से मिड पॉइंट का डिस्टेंस क्या, आर, वहां से भी क्या आर, इसकी फील्ड इंटेंसिटी कितनी, जी एम बाय आर स्क्वायर, मास बराबर ले रहा हूं ना, उसकी भी कितनी, इसकी इधर उसकी उधर, कैंसिल आउट, 0 मिल गया। तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट होगा कब, मास बराबर होंगे। कहानी क्लियर? बोलो भाई। दूसरी चीज, अब मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं इसका मास बढ़ा देता हूं पर डिस्टेंस वही रखी, तो डिस्टेंस अगर आप फिक्स कर दो तो जिसका मास ज्यादा उसकी फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, तो क्या इसकी इंटेंसिटी जो इधर की तरफ थी वो बढ़ जाएगी? तो क्या अब मिड पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट होगा? नहीं होगा ना। अगर आप और बड़े वाले मास की तरफ आ गए तो एक तो मास बड़ा हो गया था इसलिए बढ़ गई थी, और आर को घटा के तो और बढ़ेगी, तो इसकी इंटेंसिटी पहले ही ज्यादा थी और ज्यादा बढ़ेगी, तो कभी 0 नहीं मिलेगी, उसकी कम होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी। नहीं समझ में आया? लेकिन अगर मैं उधर चलना शुरू करूं तो उसकी बढ़ेगी डिस्टेंस कम होने की वजह से, और इसकी घटेगी, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, एक की ज्यादा थी एक की कम थी, और ये से बदल कहीं ना कहीं तो बराबर होंगी। नहीं समझ में आया? तो जब दो डिफरेंट मासेस होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे वाले मास के पास मिलता है। किसके पास मिलता है? तो अगर मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पर मुझे यह पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट मिला, तो इस पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी उसकी इंटेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर मान लीजिए इधर g1 था और इधर उसका g2 था, तो g1 बराबर g2 होगा ना। तो हम बात करेंगे एट न्यूट्रल पॉइंट, क्या g1 बराबर g2 होगा? होगा ना भाई। g1 की वैल्यू बताइए कि साहब इसकी वजह से मिलेगा g m1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो बताइए, g m2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जी जी रहा। बोलो भाई, सिंप्लीफाइड करते हैं, ये मेरे को d माइनस एक्स अपॉन d का होल स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू m2 अपॉन m1। मैंने कुछ नहीं किया, ये आर्ग्यूमेंट यहां ले गया और m1 को इधर लेके आ गया, क्या के एक्स। समझ में आ गई बात? कुछ समझ में आया क्या हुआ? ना अब समझना, इसको यहां से हटा दिया, रूट बन जाएगा, तो जैसे इसको हटाऊंगा ये बना दिया रूट, क्या बना दिया,
d minus x upon x is what? d upon x minus 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 बाई m1। क्या माइनस वन उधर जाके जुड़ जाएगा? तो बताओ d अपॉन x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2 बाई m1। यस और नो? बताइए x की वैल्यू क्या मिलेगी? इस पूरे आर्ग्यूमेंट को नीचे लेके आ जाओ, x को उधर ले जाओ। x बराबर क्या मिलेगा? d अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2 बाई m1। कई लोग इस m2 बाई m1 को ईटा लिख देते हैं, मास रेशो। क्या लिख देते हैं? तो बेटा क्या मिल जाएगा? x बराबर d अपॉन 1 प्लस रूट ईटा। नहीं समझ में आया? अब एक सिंपल बात, वो किसे पूछता है पता है? बहुत सिंपल सवाल पूछता है। जैसे तुम्हारे मॉड्यूल में एक सवाल मिलेगा तुम्हें कि साहब मान लीजिए मून है और वो अर्थ है। हेलो, मून और अर्थ के बीच का सेपरेशन डी। मैं बहुत खिलाफ हूं इन सब चीजों के, कि जो सवाल दे रहे हैं उनको बता देना, बट स्टिल वो चलते फिरते बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सवाल कैसे आएगा। तो अब यार एक बात बताओ, ये एक्स आपने कहां से नापा? छोटे वाले मास से। मून और अर्थ मैटर नहीं करता, छोटे वाले मास से। अब हमें पता है अर्थ छोटी है मून, तो मून से आएगा ना डिस्टेंस। उन्होंने कहा अर्थ का मास मून का 81 टाइम्स है, तो बेटा यहां क्या आ जाएगा? 81 एम, यहां एम, तो 81 का रूट क्या? 1 प्लस 9 क्या? बोलो। तो डी बाई 10 कहां से? मून से। उन्होंने धरती से पूछा है, तो डी माइनस डी बाई 10, 9 डी बाई 10। नहीं समझ में आया? समझ में आ गई ना बात? बहुत सिंपल सा। ये एम है वो 4 एम है, ये एम है वो 9 एम है, ये 9 एम है वो 25 एम है। वो मास रेशियो हमेशा ऐसा तमीज से रूट निकल जाए। अब आप इतनी नौटंकी करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये सब बकवास है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रो में भी काम आएगा। हेलो, वहां m2 बाई m1 के बजाय क्या आ जाएगा? q2 बाई k1। याद क्या रखना है? m2 बड़ा मास। अरे यार, इसमें याद रखने वाली बात यही है, बड़ा वाला मास अपॉन छोटा वाला मास। हेलो, नहीं समझ में आया? लिखो न्यूट्रल पॉइंट। लिखो, इट इज द पॉइंट बिटवीन टू masses, it is a point between two masses at which acceleration due to gravity of both the masses, acceleration due to gravity of both the masses cancel out by each other, cancel out by each other. That means, that means it is the point at which effective gravity is zero. It is the point at which effective gravity is zero. दो मासेस के बीच का वो पॉइंट जहां इनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल आउट हो जाएगा, या इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो जाएगी? जीरो। समझ में आ गई बात? देखो, इट इज ऑलवेज गिवन बाय x इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख लिया? नोट डाल के लिखो, x इज मेजर्ड फ्रॉम द स्मॉलर मास, x इज मेजर्ड फ्रॉम स्मॉलर मास, x इज मेजर्ड फ्रॉम स्मॉलर मास। और नोट डाल के फिर से स्टार डालो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूट्रल पॉइंट विल बी क्लोज टू द स्मॉलर मास, neutral point will be close to the
स्मॉलर मास। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो डायग्राम है इस डायग्राम को बना लीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वहां दोनों का जी कैंसिल आउट होगा और न्यूट्रल पॉइंट पर जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। इसीलिए अगर यहां जी इफेक्टिव जीरो है, जीरो ग्रेविटी में कोई भी चीज रखोगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो यहां पे कोई मास रखेंगे तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। आई बात समझ में? बनाओ जल्दी से डायग्राम। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं। Most important thing in this formula is what? X is measured from the smaller mass and 2 is greater than m1। रेशो हमेशा लार्जर अपॉन स्मॉलर लोगे। हेलो, यही चीजें होल्ड करने वाली, बाकी फॉर्मूला सिंपल है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। अब मैंने यहाँ डेराइव करवा दिया ना, ये मैं इलेक्ट्रो में डेराइव नहीं कराऊंगा, सीधा बताऊंगा। अरे बताओ ना यार, काम तब भी फॉर्मूला आएगा, अभी भी फॉर्मूला आएगा। कहानी क्लियर? वहां का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ। अब पता है उसमें एक स्मार्टनेस आती है कि यहां पे प्लस माइनस लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव साइन है या दोनों नेगेटिव साइन है तो यहां प्लस लिया जाता है, एक प्लस माइनस है तो माइनस लिया जाता है, जिसमें काम बन जाता है। इट्स वेरी सिमिलर कंसेप्ट। अब समझिए, आई होप निकल लिख लिया होगा यहां तक। अब सिंपल बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये मेरे पास एक एम मास है और ये दूसरा मास है, राइट? चलिए साहब, ये है मेरे पास 9m, ये है मेरे पास 25m, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो d है। ये सेपरेशन कितना है, d। हमें न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी? न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू बतानी है। ये सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, तो यहां से x डिस्टेंस पे अगर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत बढ़िया, x बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 25m अपॉन 9m ना, ये कैंसिल आउट, इसका रूट 5 और इसका 3, तो क्या बन गया, d अपॉन 1 प्लस 5 बाई 3 ना, 3 एलसीएम ले लू, आंसर क्या आएगा, 3d बाई 8 फ्रॉम स्मॉलर मास। नहीं समझ में आया? अब मैं जिस सवाल की बात कर रहा था कि अक्सर वो बाकी एग्जाम में पूछा है, नीट में नहीं आया, वो अच्छा सवाल है, मैं उसका कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। मैंने जो वो अपलोड किए तुम्हारी शीट टेलीग्राम पे, उसमें सवाल दे रखा है, कंसेप्ट आप ट्राई करना, सोल आसान है, मुश्किल नहीं है। एक मजेदार चीज है, अगर कोई आपसे कहे कि यार मुझे, समझना ध्यान से, ये कर लिया, ये करो ना पहले तो भाई, पहले इसको करो भाई, तो कॉपी करना जरूरी है ना यार। हाँ तो हो ही तो जाएगा, पर वो हो जाता है बाद में। बढ़े? एक बात बताइए आप मेरे को, अगर मैं यहां छोटा सा मास रखूं स्मॉल एम और यहां से इधर फेंकूं वी, मैं चाहता हूं कि ये जो मास है छोटा वाला वो उस प्लेनेट की सरफेस पे पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए, तो आपको कितनी वेलोसिटी यहां देनी पड़ेगी? तो आपका काम पता है क्या है, सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट पे भेजना है इसको, उसके बाद तो वो अपना आप खींच लेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया भाई? इसके इधर इसकी ग्रेविटी डोमिनेंट है, यहां कहीं रुक गया तो ये वापस खींच लेगा। बोलो भाई, इसको किसी तरह से क्रॉस कर गया, यहां भी आ गया तो फिर तो खींच लेगा ना वो, तो आपको सिर्फ इसको क्रॉस करवाना है इसको।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो हमने कर लिया। न्यूट्रल पॉइंट में वो क्या करता है पता है, इसका रेडियस आपको देगा, इसका रेडियस देगा, डी भी हमेशा रेडियस की फॉर्म में देता है। उसे पता लग जाता है कि यार आर की फॉर्म में ये न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो अब आप मुझे बताइए, जब मैं यहां उसको रखूंगा तो इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल बनेगी, उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल बनेगी, और इसकी काइनेटिक भी बनेगी। वो तीनों एनर्जी लिखनी पड़ेंगी। अरे यार, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इस पेयर, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ये, हेलो, और काइनेटिक लिखेंगे ना। आपको इसका डिस्टेंस पता है क्या, तो क्या इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितनी बनेगी बता सकते हो? उसकी वजह से डिस्टेंस पता है क्या, पोटेंशियल बता सकते हो क्या? और वहां जाके रोकना है अपन को, तो काइनेटिक वहां 0 है, बस यहां से v निकाल लो। इस v से फेंकोगे तो यहां रुक जाएगा। अब रुकने पे कहानी ये है कि साहब आप तो कह रहे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और वहां रुक गया तो वहां से तो कहीं नहीं जाएगा वो, हमें तो वहां भेजना है थोड़ा सा ज्यादा। और वो जब भी ऐसा कोई सवाल आता है ना, तो आपको क्रिटिकल केस में वही वेलोसिटी लेनी पड़ती है जो रुकने वाली है। एग्जाम्पल सिंपल है, मान लीजिए मैं 100 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, कितने से फेंकता हूं, और 100 मीटर पर सेकंड से फेंकने पर वो न्यूट्रल पॉइंट पर आके रुक गया, तो बेटा अगर मैंने 100.0000001 दे दी तो फिर तो पहुंच जाएगा ना। तो दिस इज इक्वल टू दिस, नहीं समझ में आया? तो आंसर यही माना जाएगा कि आपको वहां जाके रोकना है, रुकने वाली जो वेलोसिटी आएगी। अब इसमें क्या होता है कि जो स्मार्ट टीचर्स होते हैं वो कहते हैं स्लाइटली ग्रेटर देन दिस, दैट विल बी द मोर करेक्ट आंसर ना। नहीं समझ में आया? एग्जैक्टली इस वेलोसिटी पे तुम्हारा रुक गया, तो ये अच्छा सवाल बनता है, अच्छा कंसेप्ट है बेसिकली, इतना सा दिमाग में रखना है, बढ़ जाए आगे। चलिए साहब, तो अपन एस्केप वेलोसिटी की बात की, न्यूट्रल पॉइंट की बात की, अब हम कुछ स्फीयर के और सॉलिड के होलो की बात करेंगे। याद रखिए हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, पोटेंशियल जो होता है इट इज नथिंग, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। चालू ही सही है, हाँ, कम से कम कनेक्शन तो नहीं करना पड़ा। हाँ जी, समझिए, आप मुझे बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, डेफिनेशन? हाँ बता, एक जना बताओ, कोई भी, हाँ बता ना, और कौन बताएगा, तूने तो बताना चाहा था, बताओ। किसका? बोलना पड़ेगा सब, आप जो कुछ भी बोल रहे हो ना वही तो सोचा है आपने, नहीं समझ में आई बात? तो आप सही चीज बोलो, मैंने आपसे कहा था दो तीन चीजें याद रखनी है। पहला, पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, यस और नो? दूसरा, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाना है, और एम मास लेके आना है, कहां से? इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक। The amount of work done in bringing a mass m from infinity to given point in gravitational field without change in, तो आपको जितना वर्क करना पड़ा उतनी एनर्जी होगी ना। अब सुनिएगा ध्यान से, ये है हमारे पास होलोस्फीयर, राइट? और होलोस्फीयर जिसको हम शेल भी बोलते हैं, है ना, इसका मास कैपिटल एम,
एंड रेडियस कैपिटल आर, ये इसका सेंटर है। सुनिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट यहां है बाहर, एक पॉइंट सरफेस पे है, और एक पॉइंट अंदर वाले किसी पॉइंट पर। मैं इसको बोल देता हूं ए पॉइंट, इसको बोल देता हूं बी पॉइंट जो कि सरफेस पे है, इसको हम एस भी बोल सकते हैं, और ये कोई इनसाइड पॉइंट है सी। ये आर है, आर, और ये एक्स है। सेंटर तो ये वही होगा ही होगा। अब मान लीजिए कि यहां इंफिनिटी है, इंफिनिटी पे आपने एम मास रखा हुआ है, इसको ला करके आपने यहां रखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। अरे यार, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो पूरा मास सेंटर पे मानेंगे, पॉइंट मास है ना, नहीं है? होगा नहीं होगा? अब बताइए, आप यहां से ला करके यहां रखें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना, कि सब स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये तो किया था। मुझे बताइए, क्या अंदर फील्ड एग्जिस्ट करता है? तो जहां फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता वहां फोर्स भी नहीं होगा, और जहां फोर्स नहीं होगा वहां वर्क नहीं कर सकते। तो आपको वर्क सिर्फ बाहर वाले पॉइंट तक ही करना पड़ता है। अरे यार, नहीं समझ में आया? आप मुझे बताइए, यहां से यहां आने में कितना वर्क करना पड़ा? इतना। अब यहां से यहां आने में कोई वर्क, तो यहां से यहां आने में भी माइनस जी एम एम अपॉन, नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये हमारे पास यहां वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया। तो इसका मतलब यहां कोई मास रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी, अंदर रखूंगा तो भी इतनी ना। बोलो भाई, क्या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास पोटेंशियल होता है? आप मुझे बताइए, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए क्या मिलेगा? माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या मिलेगा, जो वी एट सरफेस भी है, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। पोटेंशियल एट पॉइंट सी जो कि वी इनसाइड भी है, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। तो क्या किसी स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर के अंदर वाले सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है? उसका पूरा वॉल्यूम इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है। क्या होता है? और इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम है तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो जो आपका फॉर्मूला था E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, यह आपसे बोलता है कि अंदर वाले सभी पॉइंट का पोटेंशियल यूनिफॉर्म, इसलिए डीवी क्या है? V कांस्टेंट है, डीवी जीरो है। जो चीज कांस्टेंट उसका चेंज जीरो होता है ना। तो अगर डीवी जीरो है तो फिर E क्या मिलेगा? इसलिए अंदर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। तो किसी भी शेल का पूरा वॉल्यूम इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप ध्यान समझिए, फोर इनसाइड पॉइंट्स इंक्लूडिंग सरफेस पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। हेलो, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या मिलेगा? जीरो। हेलो, और वर्क डन क्या होता है? एम इंटू डेल्टा वी। अरे यार, तुम इतना जल्दी बदल जाते हो, शक्ल बिगाड़ देते हैं लोग फटाफट। एक्सटर्नल, क्या ये u फाइनल माइनस u इनिशियल होता है? क्या एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल होगा? ये भी पल्ले नहीं पड़ा। हाँ, क्या एम कॉमन ले लूं? अंदर क्या है? वी फाइनल माइनस, तो क्या ये एम इंटू डेल्टा वी है? तो अगर कहीं पे डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन जीरो होगा ना। नहीं समझ में आया? तो जहां कहीं भी पोटेंशियल यूनिफॉर्म है वहां किसी भी चीज को मूव करवाने में कोई वर्क, समझ में आ गई बात? आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी बना लीजिए।
तो किसी स्फेरिकल शेल के सेंटर पे पोटेंशियल कितना कितना -gm/r, सरफेस के बराबर। सेंटर से सरफेस तक कितना -gm/r, मतलब कांस्टेंट। और बाहर निकल गए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। नहीं समझ में आई बात? तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप सीधी सी बात करो, सब सेंटर से सरफेस तक कोई चेंज, और बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। अच्छा, पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आर एक्सिस के ऊपर ग्राफ आएगा या नीचे? नीचे। धन्यवाद। बढ़ जाए फिर। बढ़े। चलिए, वेरिएशन का ग्राफ बनाते हैं ना। तो ये तो हमने ले लिया इस तरफ r, इस तरफ हम लेंगे v। सुनिए ध्यान से, ये है का r, तो ये r बराबर 0, इसको o ले लिया, ये माइनस v होगा ही होगा। आप मुझे बताइए, ये है हमारे पास कैपिटल R, ये r बराबर 0 है। आप ये बता दीजिएगा कि क्या ये कांस्टेंट वैल्यू होगी? बोलो ना यार। और वो कांस्टेंट कितना? -gm/r ना। आप सरफेस पे आगे तब तक कांस्टेंट होगा। तो v इन क्या कांस्टेंट है? और कांस्टेंट वैल्यू इसके बराबर है। बाहर जाएंगे तो जो v आउट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। होगा नहीं होगा? क्या ये हाफ पोटेंशियल एनर्जी का भी होगा? नहीं होगा? जल्दी करो। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद r, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद r। बना लिया? अब एक नोट डाल के लिखो, हालांकि हम इस चीज को पहले 2-3 बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, बट स्टिल आप इसको नोट डाल के लिखो कि चाहे होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट और सरफेस तक वाले पॉइंट के लिए सारा का सारा मास सेंटर पे, मतलब वो पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। तो लिखो नोट डाल के, फॉर होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, for solid sphere and hollow sphere, for outside points up to the surface, for outside points up to the surface, whole mass supposed to concentrate at center, whole mass supposed to concentrate at center. That means they behave like a point mass. That means they behave like a point mass. अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, और जो सॉलिड स्फीयर है उसका मास कैपिटल एम एंड रेडियस इज द कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। आप मुझे बताइए, अगर मैं कुछ पॉइंट कंसिडर कर लूं, एक बाहर वाला पॉइंट जो स्मॉल आर पे होगा, ये सरफेस वाला पॉइंट कैपिटल आर पे होगा, ये अंदर वाला पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे होगा, और ये सेंटर वाला पॉइंट है ओ, ये डिस्टेंस एक्स मान लिया, ये आर है ही, और ये स्मॉल आर मान लिया। हेलो, आप मुझे बताइए, अगर मैं इंफिनिटी से कोई एम मास को यहां लाके रखूंगा ए पॉइंट पर, तो क्या एग्जैक्टली सेम वर्क करना पड़ेगा? कितना यार? -gm/m/r, तो यही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी ना। यहां से यहां आए
आप क्या बोलेंगे यहां आने पर कि सब वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो क्या बनेगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। लेकिन अंदर दुनिया बदल जाती है, सॉलिड स्फीयर में अंदर फोर्स जीरो। आप याद करो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर जो एफ इनसाइड होता है, याद है कुछ, उसकी वैल्यू थी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। नहीं समझ में आया? तो यहां से यहां आने तक एक वर्क करना पड़ेगा इतना। जब हमने ये डेराइव किया तो लिमिट क्या ली थी, इंफिनिटी से आर लिया था ना। जब मैं यहां से यहां जाऊंगा इस फोर्स के थ्रू तो लिमिट क्या लूंगा, आर से एक्स। और जब मैं दोनों वर्क को कैलकुलेट करता हूं तो जब ये यहां आते हो आप यहां वाले पॉइंट अंदर वाले पॉइंट पर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपको मिलेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हेलो। तो जरा मुझे एक बात बता दीजिए, इन सभी फॉर्मूलों में हम पोटेंशियल की बात कर सकते हैं क्या? बोलो भाई, बताइए। V एट ए क्या मिलेगा, माइनस जी एम बाई आर। V एट बी जो कि V एट सरफेस है क्या मिलेगा, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। V इनसाइड क्या मिलेगा, माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे यह भी बता दो, V एट सेंटर VO, सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या, जीरो। तो जैसे ही पुट करूंगा क्या मिलेगा, माइनस थ्री जी एम बाई टू आर दैट बिकम्स इक्वल टू थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ वी एट सरफेस। नहीं समझ आया? अब जरा मुझे एक बात बताइए, बाहर तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बोलो ना यार, पोटेंशियल मैक्सिमम कहां है? मैंने मैक्सिमम पूछा है, सोच समझ के बोलना, मैक्सिमम पोटेंशियल कहां है, इन्फिनिटी पर, और वो जीरो। हेलो। सबसे कम पोटेंशियल कहां है, सेंटर पर। मैग्नीट्यूड बड़ा है, -10 बड़ा होता है -20 से। समस्या तो वही है। अच्छा सुनो ध्यान से, ये ले लिया मैंने आर और ये ले लिया वी। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अंदर जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ये ना, बदतमीज, ये पैराबोला है। हाँ मेरा बोला ही है। तुम क्या पढ़ते हो पैराबोला के नाम पे, वाई बराबर प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर। हम यही तो पढ़ते हैं, वाई बराबर प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर ना, के कुछ भी हो सकता है, पर वो y बराबर प्लस माइनस सी, वो भी कांस्टेंट है, प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। अब जरा मुझे बताओ, जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये माइनस जी एम थ्री आर क्यूब अपॉन टू थ्री आर स्क्वायर अपॉन टू आर, ये पूरा कांस्टेंट है कि नहीं? फिर इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस सी प्लस के एक्स स्क्वायर मिला ना। अरे यार, नहीं समझ में आया। और जब ये के एक्स स्क्वायर के पहले कुछ माइनस हो तो आपका जो पैराबोला होता है ना, वो यहां से चालू हो गया, ऐसा होता है। जब ये वाला आर्ग्यूमेंट जीरो हो जाता है, के एक्स स्क्वायर हो, तो वो यहां से शुरू होता है। के एक्स स्क्वायर के पहले माइनस कोई वैल्यू तो यहां से शुरू होता है। अरे यार, नहीं समझ में आया? अब सुनिए ध्यान से, आप मुझे बताइए, क्या ये माइनस वी है? क्या सेंटर जहां पर आर बराबर जीरो है वहां पोटेंशियल कितना, -3 GM/2R। अरे यार, सेंटर पे कितना, आर बराबर या एक्स बराबर आर पर कितना, बोलो ना भाई, कुछ तो बोलना पड़ेगा। -GM/R, ये सच है, बोलो। तो भाई यहां अंदर ही तो पैराबोला है, तो यहां से यहां तक पैराबोलिकली ये ऐसे जाएगा, उसके बाद तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। नहीं समझ में आया?
तो जो वी आउट है, लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पता है तुम आज हंसते हो तो हंस लो मुझ पर, ये आजमाइश ना बार बार होगी। मुझे पता है, मुझे खबर है, आखिर मेरी ही फिजा खुशगवार होगी। है, लास्ट वाला समझ में नहीं आया? समझना ही नहीं है, कॉपी कर लेते। कल सेटेलाइट खत्म कर लेंगे अपन। हाँ 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 हाँ। इन्फिनिटी से आर और फिर आर से एक्स। तो पहले भी तो अंदर की तरफ ही आ रहे थे, वहां से आ तो अब लगातार इधर ही रहो मैडम। ये रास्ता मत देख, कंजर्वेटिव फोर्स का वक्त पाथ पे डिपेंड, तो सीधी आ वहां से निशाना बांध के। नहीं समझ में आई बात? आपका एक्स पॉइंट यहाँ ले लो ना, और वहां सीधे आ जाओ, इन्फिनिटी से आर और आर से एक्स, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द। मैम सब 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 वैसे ही थी, नहीं होगी, सीधी होगी। अरे आप मुझे बताइए, जब अपन ने माइनस जी एम बाई आर डेराइव किया था तो ओरिजिन कहां था? इन्फिनिटी। जब हमने माइनस जी एम बाई आर को डेराइव किया था तो ओरिजिन कहां था? मास का सेंटर लिया था ना। तो अभी क्या तकलीफ है? ऐसे मूड नहीं बदलना होता कैलकुलेशन बीच में, सब देखो वहां तक तो मेरा ओरिजिन वो है, अब ओरिजिन ही हो गया, ना 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 ना। पूरे कैलकुलेशन में ओरिजिन एक ही है, और वो ओरिजिन क्या है? सेंटर ऑफ द धरती। हेलो। हाँ, ओरिजिन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से बनाओ, जल्दी से मतलब बहुत जल्दी से। बढ़े? नहीं बढ़े। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अक्सर पढ़ाते वक्त बच्चों को बताता हूँ कि यार फिजिक्स में मेरे दो सवाल गलत हुए थे। एक तो टोर इज द यूनिट ऑफ, टोर किसकी यूनिट होती है, मेरा गलत हुआ था। और एक ये गलत हुआ था। मतलब यही सवाल जब इलेक्ट्रो में आता है ना, देखो होलो के सेंटर पे पोटेंशियल कितना है? सरफेस के बराबर। और सॉलिड के सेंटर पे सरफेस का 3/2 ना। तो उन्होंने शायद या तो सॉलिड का पूछा था और मैं होलो का करके आ गया था, या होलो का पूछा उल्टा करके आ गया था कुल मिला के। और टोर तो अब जब आपका पेपर जब बढ़िया हो रहा होता है तो एक आध सवाल में रिस्क लेनी पड़ती है। तो उस दिन कुछ सवाल पूछा था, टोर इज द यूनिट ऑफ, किसकी होती है? प्रेशर की यूनिट ना। तो वो मेरा गलत हुआ था। तो बच्चे पूछते हैं कैसे, अभी तो मतलब कब दिया था आपने एग्जाम? आप सोच लो 25 साल के ऊपर हो गए, तो अभी तक याद कैसे है? बोले 25 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, हर साल रिवीजन होता है। जब भी आप जब भी आप यहाँ से गुजरते हो आपको याद आता है कि ये गलत हुआ था। और बहुत कॉमन चीज है। अच्छा, अब ये हम तो ये तो तुम्हें एक दिन समझ में आ जाती है बात। जो पीवाईक्यू के पीछे नहीं पढ़ देते बहुत से लोग, टीचर भी पढ़ देते हैं बच्चे, पीवाईक्यू कर लो पीवाई। ओनली 30 से 32% क्वेश्चन आर डेराइव फ्रॉम द पीवाईक्यू। मतलब पिछले 30-35 साल से जब से मेडिकल एग्जाम हो रहा है कंडक्ट, तो 30 से 32% से ज्यादा कोई सवाल पीवाईक्यू से एज इट इज नहीं, डेराइव होके आते ही नहीं है। मतलब आप सिर्फ पीवाईक्यू के पीछे पढ़े हो तो आप ये मान के चलो 30 से 32% सवाल आप आज सही कर दोगे, बाकी सवाल तो अलग ही आते हैं। तो आप ये समझने वाली बात है कि साहब आपको लग रहा है यार आपने टोर प्रेशर हमें ही बताया, आपने कैसे गलत कर दिया? उसके पहले ना तो कोई पढ़ाता था, ना किसी किताब में लिखा होता था टोर किसकी यूनिट है। हम तो क्या पढ़ते थे? पास्कल, एटीएम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार। भाई
एमएमओ में बार लेते हो आप, टोर तो इंग्लैंड के अंदर मेजरमेंट यूनिट यूज करते हैं, वो पॉन्ड्स वाला सिस्टम है, वो हमारे यूज ही नहीं होता। तो जब पहली बार पूछा और कोई पढ़ाता ही नहीं है, तो जो सवाल तो अननोन है ना आपके लिए, सवाल मुश्किल हो गया। वो तो बाद में पता लगा टोर इज द प्रेशर की यूनिट होती है। अब जब आ गया तो हर मास्टर हर साल 3 बार बताता है टोर इज द यूनिट ऑफ। तो हमें लगता है इतना आसान सवाल आता है पीवाई क्यू में ना, जब पहली बार आता तो पूछ। आपको पता है 1999 के अंदर राजस्थान पीएमटी में फर्स्ट टॉपर के जूलॉजी में 300 में से 156 नंबर थे। जूलॉजी में 300 में से कितने? एक पागल आदमी ने पेपर बनाया था जूलॉजी का, उसका उसने पेपर बनाया, तो आप केस भी नहीं कर सकते, आप पॉसिबल ही नहीं है। ये जितनी भी क्लासें आप पास करके आते हो ना, वो सब सिलेबस का पार्ट माना जाता है। 9th की किताबों कुछ दे दो, आप क्लेम नहीं कर सकते। तो उसने पता है क्या पूछा? एक सवाल मुझे याद है, बस 2 सवाल मुझे याद है उस टाइम के। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एस्केरिस डायमीटर? जूलॉजी का सवाल है। फीमेल और मेल एस्केरिस होता है, उस लेंथ में भी डिफरेंस होता है, डायमीटर भी अलग होता है। डायमीटर का रेशियो पूछा था उसने। दूसरा सवाल सुनो आप, जब रोनाल्ड रोस प्लाज्मोडियम पे वर्क कर रहे थे, वो इंडियन आर्मी में थे, पता है आपको? प्लाज्मोडियम नाम नहीं सुना? सुना ना प्लाज्मोडियम? जब आप साइकिल पढ़ते हो प्लाज्मोडियम पूरा मॉस्किटो के अंदर, तो प्लाज्मोडियम पे रिसर्च की थी रोनाल्ड रोस ने। वो इंडियन रोनाल्डो रोनाल्ड रॉस, ये इंडियन आर्मी के अंदर एक बहुत साइंटिस्ट थे और ब्रिगेडियर थे। तो इन्होंने रिसर्च की थी। तो उन्होंने पूछा जब रोनाल्ड रॉस प्लाज्मोडियम पे वर्क कर रहे थे तो कहाँ रहते थे? हैदराबाद, कैलकाटा, मतलब दिल्ली, एक श्रीनगर, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। अच्छा वो मकान नंबर नहीं पूछा। इस लेवल के सवाल कोटा के जितनी भी जूलॉजी पढ़ाने वाले टीचर हैं, अलग अलग कोचिंग के, सारी दुश्मनी भूल के एक साथ बैठ गए थे सोल्व करने पेपर के। नहीं तो भाई 2 दिन बाद आंसर की रिलीज की, किसकी? जूलॉजी के पेपर की। 2 दिन बाद जो फर्स्ट रैंक आया था जिस बच्चे के, उसके 300 में से, उस टाइम 4 दिन पेपर होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे। नहीं होना चाहिए, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। 4 दिन मक्खी मारनी पड़ती है यार। एक बात बताओ, अभी तुम्हारे बढ़िया काम है, इसका पेपर मुश्किल है, इसका आसान, ये टाइम लगा के यहाँ लगा दोगे। वह चौथे दिन जब बॉटनी का पेपर हो रहा होगा 100 सवालों का, 2 घंटे में करना है 100 सवाल, फिजिक्स के 2 घंटे में 100 सवाल, केमिस्ट्री के 2 घंटे में 100 सवाल, और बॉटनी के 2 घंटे में 100 सवाल, तो 15 मिनट में हो जाते हैं। फिर क्या करोगे आप? तो यही सही है। खैर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ग्रेविटेशन पढ़ा। कल सवाल करके आना, पहले ही कह रहा हूं मैं। हाँ।